नमस्कार, स्पेशल एडिशन में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर फिर एक बार कड़ा रुख अख्तियार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं पर कड़ाई से कार्रवाई करें, लेकिन उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने का दावा करने वाली योगी सरकार न तो सच्चे गौरक्षकों की रक्षा करने में कामयाब रही, न ही नकली गौरक्षकों से निर्दोषों को बचाने में सफल रही है। आदित्यनाथ योगी के सीएम बनने के बाद से गौरक्षा के नाम पर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान गौरक्षा के नाम पर हिंसा के शिकार हुए। वहीं गौमाता का हाल यह है कि कानपुर नगर निगम की सरकारी गौशाला में 6 गायों की भूख से मौत होने का हृदय विदारक मामला सामने आया। यही नहीं, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एकदम नाकाम योगी सरकार के राज में विधानसभा भवन जैसे अहम भवनों में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। हालत यह है कि विधानसभा में लगाए गए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में 90 से ज्यादा कैमरे काम नहीं कर रहे। तो वहीं चिकित्सा व्यवस्था की क्या हालत है, ये राजधानी के सबसे बड़े किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगी आग में 5 लोगों की मौत की घटना से साफ है। सवाल है कि क्या सीएम योगी अपनी पुलिस और नौकरशाही पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्व गौरक्षा के नाम पर कहीं भी हिंसा करने से बाज नहीं आ रहे, तो असली गौरक्षक की जान की कीमत समझने में योगी सरकार नाकाम दिख रही है। गाय को माता कहकर गाय को छोड़कर दूसरे दुधारू पशु के मांस को लेकर भी जमकर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। वहीं गौ माता भूख से मर रही हैं। कानून व्यवस्था इस वक्त सबसे बदतर हालत में है, तो चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। प्रदेश में योगी सरकार का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। जिस सूबे में गाय के नाम पर मुसलमान की जान लेने को लोग उतारू हैं, उसी सूबे में गाय की सेवा के तत्पर आसिफ जान देने पर उतारू हैं। योगी सरकार की पकड़ अपनी पुलिस पर इस कदर कमजोर पड़ गई कि मेरठ के आसिफ भारती के भाई की 3 साल पहले हुई हत्या के जिम्मेदार मीट माफियाओं को आज तक नहीं पकड़ा गया। लिहाजा उसके पास कोई चारा नहीं बचा और मौत को गले लगाने को तैयार हो गया। ये योगी जी का राम राज्य है। असली गौ सेवक मरने को मजबूर हो रहे हैं, तो नकली गौरक्षक निर्दोषों और बेकसूरों को मारने पर आमादा है। पीएम मोदी के कहने के बाद भी इन हिंसकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देश भर में गौरक्षक के नाम पर इस साल हुई हिंसा में सबसे ज्यादा यूपी के मुसलमानों के साथ हुई, जबकि पिछले 10 सालों में प्रदेश में 10 से ज्यादा बड़ी वारदातें हुई और इन वारदातों के शिकार मुसलमान ही हुए। इस साल की शुरुआत में प्रदेश में 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आई, जबकि प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने बढ़ चढ़कर दावा किया था कि गौरक्षा के नाम पर किसी की प्रताड़ना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हकीकत यह है कि अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने की घटना के बाद से ऐसी वारदातों की तादाद उत्तर प्रदेश में काफी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। राज्य के डीजीपी सुलखान सिंह ने भी गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की बात कही थी। न्यायालय ने पूछा कि क्यों ना इन गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में गौरक्षा से जुड़े हिंसा के मामलों में तेजी आई है। पिछले साल दादरी में अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या से पूरे देश में सियासत गर्मा गई थी, लेकिन हकीकत की जमीन पर स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। गौरक्षा के मामले में होने वाली हिंसा में 13% मामलों में पीड़ित को ही मुकदमा झेलना पड़ा, तो वहीं 5% मामलों में अभियुक्त अब तक पकड़े नहीं गए। तो वहीं योगी सरकार के गौ प्रेम की असलियत कुछ और है। दरअसल हिंदुत्व से जुड़े वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इसलिए कानपुर की सरकारी गौशाला में 6 गायों की भूख से मौत हो जाती है, लेकिन योगी सरकार को गौ हत्या के पाप का भय तक नहीं लगता। जांच के लिए पहुंचे नगर निगम के अफसर जवाब दिए बगैर भाग जाते हैं। रातों रात गाय दफन कर दी जाती है। इश्तिहारों में योगी जी की गाय को घास खिलाते तस्वीर छपी नजर आती है। ये मसला तो उस धार्मिक आस्था के पाखंड का है जिसे राम राज्य से जोड़कर धर्म की राजनीति के लिए जरूरी बताकर योगी राज सिंहासन का सुख भोग रहे हैं। तो वहीं चिकित्सा व्यवस्था का हाल राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में लगी आग से साफ हो जाता है। 5 मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन कहता है कि उनमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी थी और 3 मौत की कगार पर थे, जबकि आग लगने की सूरत में कोई फायर अलार्म नहीं बजा।
दरअसल योगी जी को अब स्वर्ग का ऐश्वर्य दिखाया जा रहा है। सीएम योगी के इलाहाबाद के अस्पताल के दौरे के वक्त कूलर लगवा दिए गए थे। योगी जी, माया बड़ी ठगनी हम जाने, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बात। ये तो आम आदमी की सुरक्षा की हालत है, तो वहीं राजनीति के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की हालत इससे बहुत बेहतर नहीं है। प्रदेश के सबसे सुरक्षित शासकीय भवन उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पहुंचने पर योगी सरकार को साजिश की राजनीति नजर आती है, लेकिन सुरक्षा में चूक नजर नहीं आती। जबकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में 90% कैमरे खराब पड़े हैं। योगी जी ने प्रदेश की 80 सीटें जीतकर पीएम मोदी को तोहफा देने का वचन दिया, इसलिए अब सुशासन, न्याय, सुरक्षा देने के राजधर्म छोड़कर सांप्रदायिकता का सहारा लेना शुरू हो गया है, ताकि योगी मोदी को दिए वचन को पूरा कर सके। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दिनेश सिंह हैं, हिलाल नकवी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मनोज यादव हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी। अशोक सिंह हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और अतुल चंद्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। दिनेश जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम, हर मोर्चे पर फेल नजर क्यों आ रही है? अनंत जी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि योगी सरकार किसी भी मोर्चे पर फेल हुई हो जी। ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है कि आप किस नजरिया से और कैसे किसी को फेल और पास साबित कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक करके योगी सरकार सभी मुद्दे पर पास होती नजर आ रही है। जी, उसी पार्टी से आप संबंध है सर, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। लेकिन जो कुछ मसले हैं, मसलन कानून व्यवस्था को लेकर बात कीजिए, नागरिक सुरक्षा को लेकर आप बात कीजिए, प्रशासनिक कोताही को लेकर बात कीजिए, इन तमाम चीजों पर कौन सी पॉजिटिविटी से सामने आ रही है? हालात ये है कि किसी के अंदर डर तक नहीं रह गया है कानून का। अनंत जी, डर है, सरकार बदली है और सारे लोग अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने दिन तक जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रही है, मुझे लगता है कि उसको सुधरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चीजों पर नकेल कसने में और नकेल को हाथ लेने में वक्त लगता है। पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। जब कानून व्यवस्था को आप पटरी पर लाएंगे तो दौड़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे कानून व्यवस्था पटरी पर आ रही है और दौड़ेगी। अभी जो अपराधियों का जो कॉकस था, जिस तरह से नेक्सस उत्तर प्रदेश में है, इतनी आसानी से तोड़ने में शायद हमको लग रहा है कि इसीलिए समय लग रहा है। निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा वक्त और दीजिए, आपको सारी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त नजर आएगी। सर, 100 दिन का शुरुआत में वक्त दिया गया था कि भाई 100 दिन में श्वेत पत्र जारी होगा, तमाम व्यवस्थाएं तब तक पटरी पर आ चुकी होंगी। सरकार बनने के बाद 40 दिन का वक्त था कि तमाम जो अपराधी होंगे या तो प्रदेश से बाहर होंगे या जेल के अंदर होंगे। शुरुआती जो वक्त था सरकार का, ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं हुई। दलील ये भी मानी गई कि भाई ट्रांजिशन फेज है, इस फेज में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन चीजें सर बदस्तूर अभी भी जारी हैं। 100 दिन का श्वेत पत्र जारी हो चुका है, सरकार को तकरीबन 4 महीने हो जा रहे हैं। अब और कितना वक्त सर? निश्चित तौर पर अनंत जी, हमने कहा था कि 100 दिन में हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। जब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रेस करके सारी जानकारियां दी। उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहां प्राथमिकी दर्ज नहीं होती थी, एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, वही उत्तर प्रदेश है। आज सभी मामलों की एफआईआर दर्ज हो रही है। अगर ही कोई अपराध हो रहा है तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और ये जो राजनीतिक दल के लोग थे, नेता थे, जो अपराधी थे, इनका जो नेक्सस था, उसको तोड़ने में हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। दलील है दिनेश जी कि अब एफआईआर दर्ज हो रही है, इसलिए अपराध का मामला बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सर, जमीनी हकीकत आप दीजिए। आम आदमी को एफआईआर लिखाने के लिए आज भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आसानी से एफआईआर भी दर्ज होती है। और सर, एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं कि अपराध पे भाई सिर्फ उसी वजह से अपराध का बढ़ा हुआ आंकड़ा दिख रहा है। अपराध तो हो रहा है। उस समय तो हाई कोर्ट कहती थी पकड़ के ले आओ, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मंत्री तक जो है फरार हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सरकार बनने के बाद उन पर कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। अभी आप देखिए ना, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में थे, लोगों के अंदर, जेल के अंदर मोबाइल फोन, जेल के अंदर सुख और सुविधाएं। आज हमने 90 अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों के जेल को हमने बदला है। ये कानून व्यवस्था को हम पटरी पर लाना चाहते हैं। आपके मुताबिक जेल के अंदर मोबाइल फोन रुके हैं, विधानसभा के अंदर विस्फोटक मिलने शुरू हो गए हैं। जी, अभी बिल्कुल सही आप अनंत जी वो बात उठाए। जरा एक चीज मुझे बताइए, अभी आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि 100 कैमरे लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिसर में, उसमें 90 खराब हैं। वो 100 कैमरे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने पर लगे और खराब हो गए।
3 महीने में। इसका यह मतलब है कि आज कम से कम आपको पता चल रहा है कि 90 कैमरे खराब है। यहां तो पिछले 15 सालों में पता ही नहीं चल पाया कि कितने कैमरे काम कर रहे हैं। और कभी आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर अनिल जी गए हो जी, तो इस तरह का वहां परंपरा थी कि एक विधायक के साथ सैकड़ों लोग बिना पास के जा सकते थे। ऐसा होता था, एक गाड़ी में अगर माननीय विधायक जी जा रहे हैं तो उनके साथ 4 लोग बिना पास के जाते थे। एक सिस्टम बना हुआ था। आज इस तरह का एक विस्फोटक अंदर पहुंचा है, कहीं ना कहीं सर शुक्र ये है खाली बहुत बड़ी साजिश है। शुक्र ये है कि डिटोनेटर अंदर नहीं पहुंचा है। डिटोनेटर अंदर पहुंचा होता तो 96 कैमरे खराब थे, उनको देखने के लिए अंदर लोग ना रहते। क्या है अच्छा जी, उसमें क्या है कि वो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है। ये जो पदार्थ पहुंचा वो ना तो मेटल डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर सकता है, ना तो खोजी कुत्ते उसको पा सकते हैं, डार्क स्क्वाड। इसलिए मुझे लगता है एक केमिकल इंजेक्शन से, एक सिरिंज से विस्फोटक बनाया जा सकता है जी। कौन इसको इसका एक मतलब सीधे सीधे है कि विस्फोटक वहां कौन ले जा सकता है। और विस्फोटक परिसर में नहीं गया, वो माननीय सदस्य के सीट के नीचे पहुंच जाता है। इसका कौन पहुंचा सकता है? या तो माननीय सदस्यगण, या अगर आप सबकी निगाह से देखिए, क्योंकि जब आपको इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप अपने आप को पता है कि आपने रखा है कि नहीं रखा। या तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनके विशेष तौर पर ड्यूटी यहां होती है, और हमने सबसे बड़ी एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने दी है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिस रास्ते पर हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहती है, मुझे लगता है कुछ लोगों को अखर रहा है। तो क्या है, क्या उसकी वास्तविकता है, क्या साजिश है, क्या हकीकत है, ये सामने आ जाए। हालांकि सर 5 दिन हो चुके हैं, जांच में अब तक काफी कुछ प्रगति आ जानी चाहिए थी। बहरहाल आप बताइएगा उस बारे में बेहतर। हिलाल साहब, जो गौरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया था, शुरुआत में बूचड़खानों को लेकर अभियान चला गया था, क्या किसी भी सीएम की सबसे पहली प्राथमिकता ये हो सकती है कि सबसे पहले आए प्रदेश में, पहले बूचड़खानों को बंद करे? आनंद देखिए, जहां तक कि योगी जी की ये सरकार की बात करें तो इसमें बहुत से वादे हैं। किन किन वादों को याद दिलाए, और जहां तक कि कानून व्यवस्था था उसके लिए 48 घंटे मांगे थे जी। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि साहब जो अफसरशाही है उसमें कोई कमी नहीं है, सारी गड़बड़ी जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति में है। अब जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आए सारे अफसर सही तरह से काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था हम ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब भी नहीं करते, सारे अधिकारी अच्छे हैं, सारे अधिकारी काम करेंगे। और आज वहां पे क्या हो रहा है ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और प्रदेश की जनता भी देख रही है कि रोजाना सैकड़ों की तादाद में बदले जा रहे हैं अफसरशाह। लेकिन उसके बावजूद भी जो 70 साल में नहीं हुआ वो योगी सरकार के काल में हो गया, जब विधानसभा के अंदर एक इस प्रकार का पदार्थ पहुंच गया जिसको कि अगर विस्फोट हो जाता तो पता नहीं क्या होता। उसके ऊपर हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि कौन अंदर ले जा सकता था, उसमें उनको शक जो है वो माननीय सदस्यों के ऊपर भी है। क्या हो सकता है माननीय सदस्य उसके अंदर ले गए हों, यानी कि मोदी जी जो है, जो योगी जी ने कहा था कि किसी की शरारत है। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये लोग किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको इंगित कर रहे हैं? अफसोसनाक बात है, इसकी कई शब्दों में हम निंदा करते हैं। योगी जी की बयान की भी निंदा करते हैं, और आज जो दिनेश जी ने कहा उसकी भी निंदा करते हैं कि वो जब हमारे यहां विधानसभा में चुने गए सदस्यों के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बात अलग है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह इन्हीं के आगे लगते हैं। 325 सदस्य इनके, सबसे ज्यादा सदस्य होने के तो सवाल भी उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा उठेंगे। मनोज यादव सीधा सबसे ज्यादा आ जाता है। एक बात एक सेकंड बस लेंगे, एक सेकंड लेंगे ना जी। अब रही बात इनके ऑर्डर्स की, तो इन्होंने आते किन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया, इनके हिसाब से कानून व्यवस्था कहां गड़बड़ थी। रोमियो जो थे वो गड़बड़ कर रहे थे कानून व्यवस्था में, और साथ ही साथ जो वो थे क्या नाम है स्लॉटर हाउसेस थे, वहां पे कानून की गड़बड़ी थी। बाकी सब जगह कानून ठीक था, तभी सबसे पहले वही तो कदम उठाया इन्होंने। तो ये स्वतः मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सिर्फ 2 जगह गड़बड़ थी जहां योगी सरकार ने आते ही कदम उठाया था। बाकी जगहों के ऊपर जो गड़बड़ी हुई वो तो इन्हीं के टाइम पे हुई है, क्योंकि पहले तो ठीक था, वरना पहले ही। हिलाल जी मैं वापस लौटूंगा। मनोज यादव उन्होंने कही एक और बात, बस एक सेकंड सर लेंगे, एक सेकंड। एक और इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि वो जितने भी अपराधी जो पकड़ के जेल में बंद हैं उनको जो है घुमा घुमा करके कानून व्यवस्था को वो सही कर रहे हैं। ये कोई नए तरीका है, नया उन्होंने इलाज निकाला है कि जो पहले से पकड़े गए लोग हैं, कैदी हैं, उनके अगर जेल बदल कर देंगे तो कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। अरे साहब, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको समझते हैं कि क्या जनता उत्तर प्रदेश की समझ में नहीं आती है कि आप कैदियों को बदल देंगे तो कानून व्यवस्था सही हो जाएगी? हद कर दी है अब तो भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी की। ठीक है
मनोज यादव, जो सवाल पूछा गया था विधानसभा के ऊपर कि विधानसभा में 96 कैमरे थे 100 में से जो कि काम नहीं कर रहे थे, पूरा ठीका जो है सपा सरकार के ऊपर फूंका। क्यों साहब, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं चेक किया आपने कि कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जाते हुए जब आपने सत्ता सौंपी थी तो उस वक्त चेक किए गए थे? अनंत जी, मैं जो आपका ये सवाल है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सवाल को मुझसे पूछा जी। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आतंकवादियों के निशाने पे हैं, आज से नहीं जब वो सांसद थे और उससे पहले से भी, और उनको हाई सिक्योरिटी पहले भी मिली हुई थी। तो क्या बीजेपी के हमारे साथी और ये तमाम सारे बुद्धिजीवी क्या सो जाते हैं? क्या इनको याद नहीं रहता है कि योगी आदित्यनाथ जी सस्पेक्टेड है, उनके ऊपर नजरें हैं आतंकवादियों की? क्या कैमरे नहीं सही करा सकते हैं? क्या उनको उनकी सुरक्षा मजबूत करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जी, ये हम बताएंगे इनको। दूसरी चीज मैं आपको इनसे पूछना चाहूंगा, वो ये बताएं ना बताएं मनोज यादव, लेकिन आप ये तो बताएंगे कि आपके राज्य में 96 कैमरे खराब क्यों थे, वो भी विधानसभा जैसी जगह पर? देखिए, आप 4 महीने से क्या कर रहे थे? मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो व्यक्ति गया है जो आतंकवादियों के निशाने पे है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारे अखिलेश यादव जी किसी आतंकवादी संगठन के निशाने पे नहीं है, ना उनको इतनी बड़ी सुरक्षा की जरूरत है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के मित्र मुझे अवगत कराए कि इस साल बजट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका क्या बजट है, कितना बजट सैंक्शन किया है पिछले साल बजट में हमारी पार्टी। ठीक है मनोज जी, बजट की बात भी हम लोग करेंगे सर, एक एक करके मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे तो जवाब देने में मुश्किल होगी। दिनेश जी, बात बाजी है बिल्कुल, 4 महीने तो आपकी सरकार को हो गए हैं, क्यों नहीं शुरुआत में चेक किए गए विधानसभा की सुरक्षा के मानक? एजेंसीज क्या कर रही थी? जब गला फाड़ के लोग चिल्ला के जवाब लेते हैं, गुटखा थूकने वालों को तो चेक कर रहे थे और कैमरे नहीं चेक किए। हाँ हिलाल जी, आपने बोल लिया है, अगर और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अब मौका मिलने वाला नहीं आपको दूसरे टर्म में। कहाँ पे गुटखा खा के थूका जा रहा है और कैमरे नहीं चेक किए? बस बस हिलाल जी, हो गया कि कुछ और पूछना चाहते हैं? अरे दोबारा पूछ लेते, जितना पूछा उसका आप बजट बताइए। मनोज जी ठीक है, गला मत फाड़िए। मनोज यादव जी, सर बजट का जवाब भी हम लोग लेंगे सर, बिल्कुल। जो आपका सवाल है, आपने जो सवाल पूछा जी, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछ ले रहा हूं, अब आप हो सकता है ना बताएं, तो कृपया करके अनंत जी इनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने कैमरे लगे हैं, कितने उसमें ठीक है कितने नहीं, तो हमको शायद सहजता हो जाएगी, हम उनको ठीक करा लेंगे। आपसे पूछा गया कि कितने कैमरे खराब थे, आप उसका जवाब ही नहीं दे पाए। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो सबसे पहले उसने कैमरे को खराब करने का काम किया, आपका तो यही कहना है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये महज संयोग है कह लीजिए कि वो पदार्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे गया, ये महज संयोग हो सकता है ना? ये महज संयोग हो सकता है, उसके पहले कितनी बार संयोग नहीं है, सुरक्षा की खामी है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन मना कर रहा है इससे? बिल्कुल कोई मना कर रहा है ना, तो कोई मना नहीं। आपने कहा संयोग है, बल्कि सुरक्षा की खामी है सर। और कितनी बार इस तरह से लोग गए होंगे, आए होंगे, और उस परिसर में लोग असलहे लेके चले गए होंगे, चले आए होंगे, लेकिन कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। मान लीजिए हो जाती तो ये प्रश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वहां हिलाल जी की पार्टी की भी सरकार हो जाती तो की बात अलग है दिनेश जी, पार्टी की भी सरकार। और दूसरी एक चीज हिलाल जी ने सवाल किया कि आपने माननीय सदस्यों के ऊपर, हमने किसी पार्टी के माननीय सदस्यों के ऊपर नहीं, हमने कहा वहां जाता कौन है, वहां ले कौन जाता है, वहां कौन जा सकता है, उस सीट तक कौन पहुंच सकता है, ये सवाल है। और जब कोई एजेंसी जांच करती है हिलाल जी, तो सारी चीजों को ध्यान में रखती है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है कि हम बता सके, लेकिन हमारा ये, जैसे आप सवाल कर रहे हैं वैसे हमारा भी कहना है कि कुछ ऐसी साजिश ताकते हैं ना सर, साजिश ताकतों की बातें सर आप समझिएगा उस चीज को, सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके निर्देश पर काम करेंगी, उनको जब बोला जाएगा वो ऐसी जांच करेंगी। लेकिन जब 12 तारीख को विस्फोटक मिल गया, शुक्रवार को फिर वहां पर पाउडर मिलता है, ये कौन सी सर आपकी मुस्तैदी हुई? क्या 12 तारीख को चेक नहीं किए गए थे कैमरे, जो शुक्रवार को फिर ऐसी चीजें आई सामने? अनंत जी, निश्चित तौर पर ये जो पदार्थ पहुंचा है उसके बाद की आप सुरक्षा व्यवस्था, हो सकता है हमारे दूसरे दल के लोग भी बता दें, अगर ईमानदारी से आप पूछिएगा। अगर ईमानदारी से नहीं बता पाएंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसके बाद वहां की
व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की सर गई है। फल क्या हुआ? शुक्रवार को फिर मिल गया वहां पे पदार्थ। फल यही हुआ कि चीजें अगर कहीं छुपा के रखी गई हैं अनंत जी तो मिल रही हैं। हाँ। वो फल यही है ना। हाँ। उसका परिणाम यही है। हाँ। कुछ सर्च के दौरान चीजें मिल रही हैं। हाँ। और ये आज रखी गई हैं चीजें कि कब रखी गई हैं ये जांच हो रही है। थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, आने दीजिए। चलिए, और जो ठीक मैं है। कह रहा हूं कि साजिश है कि नहीं, वो भी दूध का दूध अशोक पानी का सिंह पानी साहब, हो क्या जाएगा। आपको भी किसी साजिश की बू आती है इस चीज में, या लापरवाही ज्यादा नजर आती है? निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है। जी, देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेशा गया है। इस पे हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और बहस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारा प्रदेश और देश बिखराव की स्थिति पे हो। जो गलतियां हुई हैं या हमारी सरकार से या किसी दूसरी सरकार का मामला नहीं होता, सुरक्षा की दृष्टि से विधान भवन के अंदर विस्फोटक मिलना ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है जी। और उसमें जो कोई जा ही नहीं सकता है उस पर यह तर्क देना कि उनका है, ये कैमरा उनका है कि बंद था, ये नहीं है। ये सुरक्षा की गलती है। और इस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशाएं थी कि नया मुख्यमंत्री आया है, अपराध रोकेंगे, ये करेंगे, तमाम तरह का चीजें थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं से फेल्योर हो रहा है। उस पर गहन चिंतन करना है कि कौन लोग हैं जो हमारे प्रदेश को गुमराह कर कर और एक आतंकवाद के निशाने पे रखना चाहते हैं जी। और वो लोग जो हमेशा लड़ते आ रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। इस पे किसी भी तरह का हमें पार्टी लाइन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। आतंकवाद जो है, जो गलत चीजें हैं, वो किसी दल और पार्टी और धर्म की नहीं होती है। वो देश की और प्रदेश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी घातक है। इस पे मुंहतोड़ और जो भी जिम्मेवार लोग हों, चाहे विधानसभा के हों, सर दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि जांच हमारी चल रही है, मुख्यमंत्री जी को बड़ी एजेंसी को लगा दिया गया है, 5 दिन का वक्त हो चुका है, काम उम्मीद हम करेंगे जल्दी इसका नतीजा भी सामने आएगा। अभी तक कुछ है ही नहीं जी। नहीं, ये बात नहीं है। 5 दिन हो गए, अभी जांच चल रही है, पूछा जाएगा, देखा जाएगा, ये नहीं, ये गंभीरता का विषय है। इसमें बहुत ही बिल्कुल अशोक जी, ये चीजें हमने देखी कि जब पुलिस मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन करती है तो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ये मामला शायद थोड़ा कम गंभीर लगा, उससे 5 दिन से ज्यादा का वक्त खींच रहा है कि नहीं, कोई झाड़ू लगा रहा है कि नहीं, ये सफाई पे लगे हैं, सुरक्षा की सफाई पे नहीं है। जो अतुल चंद्र साहब, आपके पास मैं आऊंगा सवाल को लेकर कि जिस वक्त योगी सरकार बनी थी, खुद मेरी कुछ सीनियर ऑफिशियल से बात हुई थी, उनका कहना यह था कि भाई 20 अगस्त तक जो पूरा प्रदेश और खासकर लखनऊ वो रेड अलर्ट पर है, बहुत स्थिति संवेदनशील है। तो 4 महीने पहले जब इनपुट थे, उसके बावजूद मौजूदा सरकार के कार्यकाल में न कैमरास चेक होते हैं, न सुरक्षा पाबंद की जाती है। और हद तब होती है कि जब 12 तारीख को ऐसा विस्फोटक मिल चुका है, शुक्रवार को फिर मिल जाता है 2 दिन बाद, 48 घंटे के भीतर। तो फिर कैसे हम विश्वास कर लें कि पूरा प्रदेश सुरक्षित आपका रहेगा जब खुद विधानसभा सुरक्षित नहीं है? आनंद जी, पहले तो जो पदार्थ मिला है दूसरे दिन जी, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि वो भी विस्फोटक था। वो एक सफेद पाउडर है, इतनी बात जरूर है। अनवांटेड मटेरियल है, वो सस्पिशियस मटेरियल है सर, वो जी अनवांटेड, हाँ सस्पिशियस मटेरियल है वो। दूसरी चीज जो आपने कही कि जब रेड अलर्ट पे था स्टेट, उतने पहले जाने की जरूरत नहीं है। 6 जुलाई को जब लखनऊ के एडीजी के पास एक फोन आता है कि 15 अगस्त तक विधान भवन को उड़ा दिया जाएगा, तब उसके बाद भी अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई सचिवालय की और विधानसभा की जी, तो इससे बड़ी लापरवाही और कोई नहीं हो सकती है। जिस दिन एडीजी को वो फोन कॉल आई थी, उस दिन आप वो तो ट्रेस करिए कि कॉल कहां से आई है, किसने की है, लेकिन पहला काम ये होना चाहिए था कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए था जी, वो नहीं हुआ। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण दिया हाउस में, उस दिन ये खबर आई कि एक छात्र को देवरिया से पकड़ लिया गया है उस फोन कॉल के लिए, धमकी के लिए। तो क्या रवैया है ढुलमुल जी, ये तो इसी बात से जाहिर होता है। आप अगर सुरक्षा के प्रति सचेत हैं और सजग हैं, तो
सबसे पहले पुलिस वालों से और सुरक्षा सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों से पूछना चाहिए था कि भाई 6 तारीख को अगर ये फोन कॉल आई और इसकी सूचना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को दी गई तो क्या सचिवालय के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया? ये वाजिब सवाल सर आपने उठाया है और उसका जवाब मैं चाहूंगा दिनेश सिंह दें कि सर जब 6 तारीख को फोन कॉल आ गए थे उसके बावजूद भी वाजिब नहीं समझा गया कि कम से कम विधानसभा की सुरक्षा पुख्ता कर लें, उसको चेक कर लें, कैमरा जो लगे हैं उनको चेक कर लें, जो सुरक्षा है वहां पर उसको थोड़ा और मुस्तैद कर दिया जाए? अच्छा जी, हमेशा होता है और विशेष तौर पर जब सत्रों का संचालन होता है, ये दौरान आम तौर का नहीं था, उस समय सत्र चल रहे थे और ऐसे समय में तो और ज्यादा उसकी खोजबीन की जाती है और सुरक्षा बढ़ाई जाती है। कौन उसको मना कर रहा है? और वो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अब तक होता रहा उस ढंग से हुआ होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ अभी अशोक जी एक अच्छी बात करेंगे, पुराना ही रह जाएगा तो फिर आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार ढंग बदलने ही तो आई है सर। ढंग तो बदल, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो चीजें सामने आ रहे हैं। अभी अशोक जी ने अगर कोई हादसा हो गया होता तब फिर क्या होता? तब भी आप पुराने ढंग को दोष देते? ढंग नहीं, अशोक जी एक चीज कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं। देखिए एक काम, 6 तारीख को कोई सत्र नहीं था। जरा एक मिनट जरा से एक मरतबा आप चेक कर लीजिए। 6 तारीख को नहीं, अभी जब विस्फोटक मिला है तब की चर्चा कर रहे हैं हिलाल जी, आप पूरी बात देते हैं। और जो इनपुट आया था वो 6 को आया था, बिल्कुल कौवे को पकड़ने दो 6 को आया था ना। तो 6 से लेकर के जब तक सत्र नहीं शुरू हुआ तब तक क्या हुआ? हिलाल जी जरा पूरी बात सुनेंगे तब तो समझ में आएगा, पूरी बात होने नहीं देंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन आपने तो कह दिया सर, नहीं आपने रखा, इसलिए बोलना पड़ा। हिलाल जी आप जब बोलते हैं, मैं आप अगली बार ये सवाल उठा लेते हैं ना, कौन मना कर रहा था? मैं सिर्फ ये निवेदन का भी, अशोक जी एक बात कर रहे थे, ये काम सिर्फ सत्ता पक्ष में हम हैं, हमारी ये पहली और अंतिम जिम्मेदारी है कि सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं है। लेकिन इसमें सहयोग विपक्षी पार्टियों को, सभी सम्मानित सदस्यों को भी करना चाहिए कि अगर वो जा रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो अपने साथ बिना पास वालों को, चंद्रा साहब बैठे हैं, आप विधानसभा गए होंगे कभी, आप पूछिए कि ना, पूछिए, आपसे ही पूछिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं, क्या स्थिति है विधानसभा की, अब तक की क्या स्थिति होती थी? क्या 100% पास धारक जाते थे? क्या कोई वहां पर चेक करने की व्यवस्था थी? अब एक दिन में ऐसा नहीं कि हमने पहुंचा और सब कुछ चुस्त दुरुस्त हो गया। चीजों को ठीक की जा रही है, तभी सारी चीजें छन के सामने आ रही हैं। जो आपको लग रहा है ना ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये उस अच्छे काम जब हम कर रहे हैं तब चीज, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता कि कितने कैमरे खराब हैं, पता ही नहीं चल पाता कि बाहर पाउडर रखा है, अगर पाउडर ना मिलता तब भी पता ना चल पाता कितने कैमरे खराब हैं। जैसे 4 महीने से वक्त बीता है वैसे ये वक्त भी बीत जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वक्त बीतता नहीं, ठीक होता। अभी वही तो कह रहा हूं कि पता नहीं लखनऊ के कितने चौराहे पे कैमरे गड़बड़ हैं, कितने शहरों के कैमरे गड़बड़, वही तो मैं कह रहा हूं। एक दिन सरकार आई कि सारे कैमरों को उतार देगी, ऐसा हो नहीं सकता है। अब निश्चित तौर पर एक मसला सामने आया आनंद जी, आज आया है कि 100 में 90 कैमरे खराब हैं, तो निश्चित तौर पर जहां जहां भी कैमरे लगे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा में चूक है, एक एक करके उनका सुधार होगा। बदल दिए गए हैं अब क्या? अब क्या कैमरे बदल दिए गए हैं क्या जी? इतना वक्त हो चुका है, तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, कैमरे बदल दिए गए, सही हो गए सारे क्या? एक दिन में नहीं अनंत जी, लेकिन कहा गया है कि सारे कैमरों को चेक कीजिए, सारे कैमरों को देखिए। चेक तो हो चुके हैं, 96 कैमरे खराब निकले थे, 4 कैमरे काम करते हुए मिले थे। विधानसभा के जितने कैमरे गए, विधानसभा की नहीं, बाकी जगहों पर भी जो कैमरे लगे हैं, हमारी सरकार सुरक्षा के मामले में, क्योंकि हम इसी मामले में आए थे अनंत जी, हमको याद दिलाने की जरूरत है। हम उत्तर प्रदेश जी याद दिलाने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं होते। सवाल पूछने की जरूरत बिल्कुल है कि 12 तारीख को विस्फोटक मिला था, उसी दिन सामने आ गए थे कि 96 कैमरे खराब हैं, उसके बाद शुक्रवार को फिर मिला। इस बार तो कैमरे की जांच सामने आई होगी ना कि भाई शुक्रवार को वहां जो मिला है वो 12 तारीख के बाद मिला कि पहले मिला, सारे कैमरे चालू हो गए कि नहीं हो गए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन सदन में कहा और सारी चीजों की समीक्षा हुई, तो मैं कह रहा हूं अब आज जाके, कल आप जाके देखिए विधानसभा खुलेगा, आपको तस्वीर बदली आती है कि नहीं? अगर नहीं बदली आ रही तो आप कहिए अब भी कुछ नहीं है। आप सारे कैमरों को आप खराब करके रखिए और उम्मीद करिए कि अगली सरकार आएगी उसी दिन ठीक हो जाएगा। आप 15 साल 20 साल की इस तरह की कोई घटना नहीं है। आप कैमरे कौन से लगवाते हैं, कितने दिन चलते हैं, कितने दिन की गारंटी है, कितने दिन की वारंटी है, कितने दिन को उनको चेक करना चाहिए, वो कोई व्यवस्था है क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो वही मैं कह रहा हूं ना, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस आशा और उम्मीद से इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि हम जो पटरी से उतर गई कानून व्यवस्था है उसको हम पटरी पर लाएं। इत्तेफाक रखते हैं दिनेश सिंह के साथ जो दिनेश जी के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, इत्तेफाक रखते हैं उनसे?
मनोज यादव। हाँ जी, मैं अनंत जी आपको अभी ये बताना चाहूंगा, जो हमारे दिनेश जी बीजेपी के साथी हैं, उन्होंने अभी बताया कि कैमरे खराब हैं। ये बार बार थोड़ा सा गलत कह जा रहे हैं। ज्यादातर कैमरे बंद पाए गए हैं, खराब होने की दिशा कैमरों की नहीं है। वो आउटडोर में नहीं लगे, विधानसभा में लगे हैं। बंद कैमरे हैं, वो बंद किए गए, चलाए नहीं गए हैं। ठीक है, ये चलाए नहीं गए कैमरे, इस बात को ध्यान रखिएगा, चेक करा लीजिएगा, राइट करिएगा। दूसरी चीज, आप बीच में मत बोलिएगा, आप दोबारा जवाब दीजिएगा। मैं आनंद जी आपसे कहूंगा, जो बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इतना चिल्ला के आई थी, उसका स्वप्न देखिए क्या है कि 2016-17 के उसमें 17-18 के बजट में लॉ एंड ऑर्डर पे 0 बजट है जी। 2017-18 पे 0 बजट है इनका। सिर्फ ये 32,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात कहते हैं और बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही करने की। इनकी मंशा क्या है? 2,000 करोड़ का बजट इन्होंने रखा है काशी और मथुरा और अयोध्या के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे 0। अब बात करते हैं बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात उठाई है सर, यहाँ पे तो गौ रक्षकों का मुद्दा यहाँ पर बहुत तेजी से उभरता उत्तर प्रदेश में नजर आया, खासकर योगी सरकार बनने के बाद। अतुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 22 अप्रैल को जो डीजीपी बने थे सुलखान सिंह, उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून सख्ती से अपना काम करेगा और जो भी लोग ऐसी चीजों में, ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से अब तक, आज की तारीख तक भी ये गौ रक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट, उनके साथ बदतमीजी रुकी नहीं है। तो क्या यहाँ पर पुलिस के इकबाल में कभी मानी जाए कि डीजीपी कहते हैं तो कहें, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो कहें, योगी जी सख्त निर्देश देते हैं तो करें, हमें जो करना है हम वही करके रहेंगे? क्या लोगों के बीच में ये संदेश है? निश्चित तौर पर इकबाल में कमी है जी। और जहां तक ये गौरक्षक के सवाल है, इसमें तमाम अराजकता। अशोक जी, मैं वापस लौटूंगा सर, दरअसल मेरा ये सवाल अतुल जी से था, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। अतुल जी, थैंक यू। अतुल जी। नहीं अनंत, देखिए प्रधानमंत्री ने आज दूसरी बार ये कहा है कि गौरक्षा के नाम पर, तीसरी बार जी ये कहा है कि गौरक्षा के नाम पर जो हो रहा है वो देश के हित में नहीं है। जब उन्होंने पहले ये कहा, उसके बाद भी इस तरह की घटना हुई। बात यह है कि इकबाल तो एक दूसरी चीज है, यहां पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो कोई इन बातों को सुनने वाले नहीं हैं जी। असर तब होगा जब किसी की भी हत्या की जाए गाय के नाम पर जी, उसको तुरंत सजा दी जाए। होता क्या है, जैसा अभी हालांकि वो गाय से संबंधित मुद्दा नहीं था, जुनैद की जो हत्या की गई है या पहलू खान की जो हत्या हुई थी राजस्थान में जी, तो उसमें जो धाराएं लगी हैं वो तरक्की करके लगाई गई हैं ताकि जो जिन्होंने मारा, जिनके ऊपर आरोप है, उनको बचाया जा सके जी। उससे क्या होगा कि आप ऐसे तत्वों को और एम्बोल्डन करेंगे, आप उनको और शक्ति प्रदान करेंगे। हाँ ठीक है, हम ऊपर से तो ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसा होना ही गलत है, देश के लिए बुरा है, लेकिन जब ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तब फिर हम उनके साथ हो जाते हैं परोक्ष रूप से। तो वो एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा तब तक पुलिस का या सरकार का इकबाल काम नहीं करेगा जी। वाजिब बात है। हिलाल साहब, क्या ये कहा जाना गलत होगा या आप संशोधन करना चाहेंगे कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर लोगों को कानून की फिक्र नहीं है? आप राजस्थान की बात कीजिए, वहां पर गौ रक्षकों के कितने मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में रोजाना एक नया मामला सामने आता है। तो तमाम नसीहतों के बावजूद, चेतावनी के बावजूद गौ रक्षक डटे हुए हैं, जो कथित गौ रक्षक डटे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर, और वही लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आनंद, देखिए यहाँ के पर हम जितने भी आपने लिया भाजपा शासित प्रदेशों का, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो उनमें भी कानून व्यवस्था जहाँ पे खराब है उनमें इन्हीं सब राज्यों के नाम ऊपर आ जाते हैं जी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कानून व्यवस्था को ये सुचारू रूप से सही रखने में पूरी तरह से असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाती है।
अब आ जाते हैं गौरक्षकों के नाम पे। देखिए, गौरक्षक जो लोग निकल के आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो वही विचारधारा रखते हैं जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी रखती है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके राजनीतिक सहयोगी की तरह से कार्य करते हैं, भले ही वो सीधे जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं की तरह इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से जब एक विचारधारा विशेष के लोग इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होंगे तो उनके खिलाफ जो है वो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? और पुलिस की कार्रवाई के बारे में आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो आप देखिए आगरा में किस तरह से थाने में घुस करके जो अपराधी उनको छुड़ा ले गए, सहारनपुर में किस तरह से पुलिस वाले के घर में घुस करके किस तरह से उपद्रव किया गया है, किस तरह से एक मंत्री जो है वो एक डीएम के ट्रांसफर के लिए बैठ जाते हैं कि इनका ट्रांसफर ही करवा करके हमको लेना है। तो जाहिर सी बात है कि जो कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले वो वही विचारधारा रखते हैं जिस विचारधारा की ये सरकारें हैं, और साथ ही साथ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसके खिलाफ एमएलए एमपी ये सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर सी पुलिस जो है वो कैसे ये साहस कर सकती है कि जितने भी ये अपराधी हैं, जितने भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्य करे। और इसके अंदर बात सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, इसके अंदर बात तो दलितों की भी है, बात सरदार की भी है। सरदार को भी मारा इस आरोप में, दलितों को किस तरह से मारा गया, गुजरात उसका अपने आप में गवाह है। तो ये जो है ये एक विचारधारा विशेष के लोग जो है वो आतंक फैलाए हुए पूरे के पूरे देश में, और इसके अंदर जो भी उनके गिरफ्त में आ जाता है ये उसके खिलाफ काम करते हैं। विशेष करके जो इनका वापस लौटूंगा इलाज साहब आपके पास। दिनेश जी, ऐसा कि किसी एक वर्ग विशेष के किसानों खिलाफ ये पूरी जो भूमिका है वो रची जा रही है सरकार के द्वारा गौरक्षा के नाम पर, ताकि जो 80 सीटों का वादा किया गया 2019 में योगी सरकार उसको पूरा कर सके। देखिए, जो इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की राजनीति करते हैं कि कानून और व्यवस्था और विकास को धर्म और मजहब के नाम पर देखते हैं, वो अभी जो हमारे साथी जिस दल के हैं ना जो चर्चा कर रहे थे, उनके दल का ही काम था जी। वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके दल के नेता। वो हमें नहीं कहेंगे कांग्रेस के नेता ने कहा था जी, लेकिन उन्होंने खड़े होकर कहा था जी, खुले मंच पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है। तो इसलिए कृपया करके क्षमा करिएगा, उस तरफ डिबेट को मत ले जाइए कौन कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज, एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा था और बहुत गजब का जवाब हमारे मित्र दे रहे थे कि जहां जहां की कानून व्यवस्था गड़बड़ है वहां एक विशेष दल का शासन है। बंगाल में किसका शासन है, केरल में किसका शासन है, और हर जगह आप सुन रहा था ना, क्या सुन रहा था ना, सुन लीजिए, धैर्य रख लीजिए। और हम आनंद जी से कह रहे हैं कि आप सवाल पूछ लीजिए कि वहां पे कौन ये सब कर रहे हैं। हम फेक न्यूज बिल्कुल पूछ लेंगे। हो गया, सुन लिया, हिलाल जी मैं भी सुन लिया, हम लोग उत्तर प्रदेश में सुन लिया। और उत्तर प्रदेश में फोकस रहते हैं हम लोग। कैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके कौन लोग बैठे थे और उन्हीं के साथ गठबंधन करने के लिए कौन गया था। और उत्तर प्रदेश की आप ही तो कह रहे थे ना, आपने ही कहा कि अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ थी तो आप सुधारने आए हैं। आप गड़बड़ थी और उस गड़बड़ व्यवस्था को आप समर्थन देने गए थे और समर्थन लेने गए थे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हश्र वो हो हमारी सरकार का जो आपका हुआ है। और कृपया करके जितनी बार तुलना करना हो आप गुजरात से कर लीजिए, बता दीजिए कोई मामला। आप कह रहे हैं सिंह को आप 84 भूल जाते हैं, कृपया करके मुद्दे से मत भटकाइए। सर वो छोड़िए, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था दिनेश जी, दंगों का इतिहास सर जो मैंने आपसे देख लीजिए तो उसमें आपके हाथ रंगे हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जो सर बेस है वो कुछ और फैक्ट्स हैं। वो कहते हैं कि 2017 के शुरुआती महीनों में ही, बल्कि आपकी सरकार बनने के बाद कुल देश में 20 घटनाएं हुई हैं गौरक्षा के संबंधित जो सामने आई हैं। उनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए। उनमें से भी 50% मामले ऐसे थे जो कि सिर्फ अफवाह पर थे, और जो लोग मरे हैं उनमें 86% जो है वो मुस्लिम लोग मरे हैं ऐसी घटनाओं में। इसलिए आपसे सवाल पूछा कि क्या एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये गौरक्षक काम करते हैं क्या? यही मैं आनंद जी जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। ये है चीजें जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन है वहां पर रिपोर्टें हो रही हैं, वहां मामले सामने आ रहे हैं। और कहीं इस तरह की कुछ न कुछ बात तो है कि भाई जो चंद्रा जी कह रहे हैं आज देश के प्रधानमंत्री को दोबारा कहना पड़ रहा है। तिवारा सर, तिवारा कहना तो कौन मना कर रहा है, लेकिन ये कहा है वो किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं कि अगर इस दल के लोगों ने ऐसा किया, अगर उस दल के लोगों ने ऐसा किया, और गौरक्षक जो है किसी विशेष दल के, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। जो लोग भी कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं वो
किसी भी दल के क्यों ना हो, हाँ। उनके खिलाफ तो निर्देश तो राज्य की सरकारों को है ना, निर्देश राज्य की सरकारों को है कि जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। कितना एक्शन लिया जा रहा है? आप ही तो कह रहे हैं कि एक अधिकारी के ट्रांसफर के लिए वहां मंत्री ने धरना दे दिया, क्या ट्रांसफर हो गया? यहाँ तो बिना धरने पर फोन पे ट्रांसफर आप कराते थे। वो चीजें उत्तर प्रदेश में बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये काम नहीं होता है। ठीक है, अपराधी के साथ कोई नेता खड़ा होने का काम नहीं करता। गौरक्षकों की बात हम कर रहे थे। अशोक सिंह जी, क्या ये एक धार्मिक आस्था का पाखंड नजर आता है योगी सरकार की तरफ से, जो गौरक्षा को इतना तूल दिया जा रहा है कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, जबकि कानपुर की जो गौशाला की तस्वीर आई है जहां पर भूख से 5 गायें मरी हैं, वो एकदम विभत्स तस्वीर है, एकदम उलट तस्वीर है उन दावों के जो योगी सरकार कर रही है गौरक्षा के लिए। निश्चित तौर पर आनंद जी, ये जितना भी है कहीं ना कहीं पाखंड हो ही जा रहा है। जिस तरह की यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम गौ की रक्षा करेंगे, और जिस तरह इनके लोग सड़कों पर आकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के हर कोने पर कहीं ना कहीं अराजक तत्वों को इनका सह मिला हुआ है जी, उसको ये या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या इनकी पकड़ से बाहर हो गए हैं। और मुसलमान ही नहीं, राजस्थान में तो हिंदू भी मारा गया है जी। तो ये एक अराजक तत्व है, ये किसी जाति और धर्म के नहीं है, ये केवल लूट घसोट और इसके नाम आतंक और भय का माहौल खड़ा करना चाहते हैं जी। इसको अगर मजबूती के साथ रोका और कुचला नहीं गया तो ये देश की दिशा और दशा दोनों बर्बाद कर देंगे जी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को बराबर की जिम्मेदारी, केवल कहने मात्र से नहीं होगा, कठोरता से और ताकतवर से इनको कठोर से कठोर सजा देने का काम शुरू करें। तुरंत, जैसे चंद्रा जी ने कहा कि तुरंत इन पे एक्शन होना चाहिए और कठोर से कठोर सजा, तभी ये चीज रुक सकती है, वरना इसी तरह बहसें होती रहेंगी और अराजकता का माहौल इस प्रदेश में और देश में दिन दूनी रात चौगनी तक बढ़ता ही जाएगा। इसको रोकने की जरूरत है। टिप्पणी में आपसे चाहूंगा यहाँ पर, खुद प्रदेश के जो सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी हैं वो गौरक्षा के लिए बहुत तत्पर दिखते हैं और इस बारे में उनकी कई जो कोशिशें वो सामने भी आई हैं, लेकिन उसी सूबे में कानपुर में गौशाला में 5 गाय इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनको समय पर खाना नहीं मिला, चारा नहीं मिला, भूख से मर जाती हैं। तो दोनों तस्वीरें एक दूसरे के विपरीत हैं, इस बीच में बैलेंस आप कहां देखते हैं? कौन सी तस्वीर से ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सच्चाई है, ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है? इसमें देखिए बैलेंस देख पाना बहुत जरूरी है। गाय जो है वो आरएसएस का और बीजेपी का चुनावी मुद्दा है और गायों की जो स्थिति है आप कानपुर में बता रहे हैं, भूख से मर गई जी। इससे पहले और भी कई जगह की घटनाएं आई थी। लखनऊ में आप कहीं भी निकल जाइए जी, सड़कों पर गाय आपको कूड़े में अपना मुंह डालते हुए दिखाई देंगी, सड़क पर बैठी मिलेंगी। तो गाय के प्रति जो होना चाहिए वो नहीं है, उसको लेकर के समाज में डर और विद्वेष पैदा करना एक अलग इशू है, एक अलग एजेंडा है। आप क्यों ना ये करें, बजाय गौशाला में भेजने के गाय को कुछ गरीब परिवार में दे दे रखने के लिए। पर खतरा क्या है, मान लीजिए उस गरीब के यहाँ वो गाय मर गई तो चार लोग खड़े हो जाएंगे, उसको पीट पीट करके मार डालेंगे कि तुमने मार दिया उसको। बिल्कुल। तो अगर आपको गाय और समाज दोनों का ख्याल रखना है तो जो फालतू गाय हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिनसे कुछ काम लिया जा सकता है, कुछ भला हो सकता है, तो उनको आप गरीब परिवारों को दे दीजिए ना, बजाय इसके कि आप उसको सोशियो रिलीजियस इशू बना दीजिए जिससे समाज में तनाव पैदा हो और आपका फेडरल स्ट्रक्चर भी खतरे में आ जाए। जी बिल्कुल। अतुल चंद्रा साहब, अगर सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल भी है कि अगर आप कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है तो गाय का मुखौटा ओढ़कर चल ले, तब वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अकेली लड़के को उत्तर प्रदेश में निकल जाए तो शायद सुरक्षित ना रहे। ये शायद इसी चीज का अविश्वास है। ये तो एंटी रोमियो स्क्वाड बने, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम आपको बता सकते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अकेले किसी लड़की का शाम को 7-8 बजे भी निकलना जो है वो खतरे वाला होता है।
साथ में कोई हो तब तो ठीक है, अदरवाइज अकेले नहीं निकल सकती है। लखनऊ की बात कर रहे हैं, छोटे शहरों की तो बात आप जाने दीजिए जी। तो जो कानून व्यवस्था है, अब जैसे दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि भी उसमें समय लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं समय कितना लगेगा, क्योंकि पुलिस फोर्स में इतनी ज्यादा कमी है। लेकिन किस तरह के लोग भर्ती होंगे, कैसी उनकी ट्रेनिंग होगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं वो हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमें तो थोड़ा सा डाउट है। जी बिल्कुल। दिनेश सिंह जी, जब आप गौरक्षा को लेकर इतना प्रतिबद्ध हैं तो फिर क्यों कानपुर की घटना सामने आई, और जब आप कथित गौरक्षकों को लेकर इतने विरोध में हैं तो फिर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता उनके ऊपर? 4 महीने हो चुके हैं, प्रतिबंध लगा दीजिए आप। देखिए, एक भी इस तरह की घटना ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम व्यथित हैं कि अगर इस तरह से जो आप बता रहे हैं कानपुर में जो हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी है। ये कौन कह रहा है? गाय बचनी चाहिए, गाय को पालना चाहिए, गाय को हम माता के समान पूजते हैं। इसको क्या हमें कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा विशेषाधिकार है? हमने कहा ये तो सबका उत्तरदायित्व है, ये सरकार का नहीं, ये समाज का उत्तरदायित्व है। तो इसी की दिशा में तो हम काम कर रहे हैं। और हम कहा कह रहे हैं कि नहीं, आप जो आप देखिए वो कौन लोग हैं ना जो इस तरह की घटनाएं करते हो, गौरक्षक नहीं करते हो, वो गौरक्षक नहीं हो सकते। क्यों सर, आपकी सरकार क्यों नहीं ये बोल देती कि भाई जितने भी गौरक्षक के नाम पर लोग सामने पकड़ कर जेल में डालो, या आपको गौरक्षक चाहिए ही क्यों जब आपके पास पुलिस यहाँ पर है? सर कभी देखिए अनंत जी, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। अगर कोई ठीक मनसा से काम कर रहा है, हाँ। कोई भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, हाँ। तो आप ऐसे रोक नहीं सकते। उसके साथ हालत सर, उसके साथ हालत वो होती जो मेरठ में मोहम्मद आरिफ के साथ हुई है, उनको अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने को मजबूर हो पड़ा। और वही व्यक्ति है जो गौरक्षा के लिए सबसे आगे सामने रहता है। गौरक्षकों का हाल तो सर वो होता है। जी वही तो मैं कह रहा हूं कि आप 100 काम अच्छा करिए, आपको कोई नहीं जान पाएगा। आप बताएंगे भी तो प्रचारित प्रसारित नहीं होगा। लेकिन एक गलत काम हो जाए तो उसका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी से होता। और दूसरी चीज, एक सवाल और आया था, चंद्रा साहब ने उठाया था कि कानून व्यवस्था का ये आलम है कि 7 बजे के बाद, क्या 7 बजे के बाद लोग घरों से निकलना, बेटियां बंद कर दी? सुधार हुआ है, अभी और सुधार की गुंजाइश है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो आपकी अपेक्षाएं वो पूरी होंगी। आप कह रहे हैं कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी के शासन था जब समूह ग की भर्ती हुई थी, माननीय चंद्रा जी। एक भी आप घटना बता दीजिए कितना फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ था। वैसे ही उत्तर प्रदेश में चूंकि पुलिस की कमी है, सब जान रहे हैं, कोई वहां चाचा भतीजावाज नहीं चलने वाला है। सारे फ्रेश नियुक्तियां होंगी, पारदर्शी तरीके से होंगी। और उत्तर प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से अनंत जी बताना चाहता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा। कानून का राज स्थापित बहुत उम्दा रहेगा सर। आपकी शब्दों का अगर अक्षरशः पालन अगर होता है, वैसा सरकार करती है। लेकिन जो पुलिस की कम की बात आप कह रहे हैं कि भर्ती होने की जरूरत है, वो आपको पहले से पता था जब आप इलेक्शन के लिए आए थे? तो उस वक्त आप कह देते कि भाई 6 महीने का वक्त लगेगा या साल भर के बाद पुलिस व्यवस्था बेहतर होगी, तो लोग शायद ये सवाल आपसे नहीं तो क्या हमें कहते कि 6 महीने आप घटना करते रहिए। उस पुलिस व्यवस्था में आपने कहा 100 दिन में सबको सही हो जाएगा, आपने कहा 40 दिन में सही हो जाएगा, तब क्या घटनाएं रुक गई क्या? कि कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आया। आपके कहने से घटनाएं रुक गई क्या सर? पूछिए, उनको परिवर्तन नजर आ रहा है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि सारी घटनाएं रुक गई हैं, लेकिन उनको परिवर्तन नजर आ रहा है। और जितना परिवर्तन हुआ है, अभी कुछ परिवर्तन की या बहुत परिवर्तन। ठीक है मनोज जी, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको परिवर्तन नजर आया समाज के भीतर? अनंत जी, मैं फिर राजनीति ना करते हुए दिनेश सिंह जी को एक बात बताऊंगा कि अगर आप कोई मुखवाणी कर दे, आज अनंत जी कह दे टीवी चैनल पे बैठ के मेरे पास पावर है, कल से अपराध नहीं होना चाहिए, मैं सबको ठीक कर दूंगा, क्या उस पर प्रक्रियाएं हो जाएंगी, प्रदेश में एक्शन हो जाएगा, अपराधी डर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, मुंह के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप व्यवस्थाएं लेके आइए, पुलिस फोर्सेस की कमी है, जल्दी से जल्दी भर्ती करिए और संसाधन लेके आइए। यूपी 100 जैसी आपके पास इतनी अच्छी, इतनी सुंदर व्यवस्था है, उसको फ्रंट में ले आइए, उसको प्रचारित करिए, छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, वो अपने घर से नहीं बनाए थे, प्रदेश की जनता का पैसा था, प्रदेश के लिए बना था। आप हकदार है, सत्ता में लेके आइए, बोलिए कि 15 मिनट में पुलिस पहुंचनी चाहिए, सबको आदेश दीजिए। हमारे पास यूपी परिवर्तन की जरूरत है। मनोज जी आपने कही है,
स्वागत है, लेकिन डायल किया जाता था, फोन उठता नहीं था 100 नंबर का, उठना शुरू हो गया है। वाली राजनीति वाली बात मत करिए, आप लोग सिर्फ राजनीति वाली बात करते हैं। जब हमसे पूछ रहे हैं सुन लीजिए, सवाल आप करते फोन नहीं उठता था, फोन नहीं उठता था। मनोज यादव जी, सर वक्त बहुत हमारे पास कम बचा हुआ है। दिनेश जी संक्षेप में, दिनेश सिंह FIR होना शुरू हो गया है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव FIR होना शुरू हो गया है। सर वो पुरानी बातें हो गई। दिनेश सिंह जी आप उनको समझा दिए होते ना, आप समझा दिए होते। मनोज जी बहुत कम वक्त सर मनोज जी बचा हुआ है, एक संक्षेप में छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। दिनेश जी बहुत छोटा सा, दिनेश जी सर बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपसे। ठीक है मनोज यादव साहब, मनोज जी सर वक्त हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा अपने सवाल का यहाँ पे। दिनेश जी खैर जो जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया उन्हीं से आज ही जाकर आपको इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो उनका घटनाओं का जिक्र कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने और वक्त में प्रदेश की जो व्यवस्था है जो आप कह रहे हैं कि ट्रैक पर आ जाएगी, कितना और वक्त सरकार को चाहिए? बहुत जल्द से जल्द अनंत जी। सर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मंच के माध्यम से आप जनता को संदेश दे दीजिए। निश्चित तौर पर हमारी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी घटनाएं ना घटित हों, हमारी ये मंशा है और हम चाहते हैं कि अपराध कम से कम हो। 4 महीने तकरीबन हो चुका है, क्या 6 महीने? अपराध विहीन समाज की परिकल्पना कोई कर नहीं सकता है, लेकिन हमारी ये मंशा है कि अपराध ना हो। सर सुरक्षित समाज की हम लोग कर सकते हैं, निश्चित तौर पर निर्भीक समाज की हम लोग कर सकते हैं। सुरक्षित समाज, निर्भीक समाज, बहन और बेटियां 24 घंटों सड़कों पर चल सके, अकेले चल सके। 6 महीने पूरे होने से पहले दिनेश जी तस्वीर सामने आएगी निश्चित तौर पर ऐसा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है सर, एबीएन के मंच के माध्यम से आपने वादा किया कि 6 महीने पूरे होने से पहले तस्वीर सामने आई, तो उम्मीद हम करेंगे कि प्रदेश में जो जरूरतें हैं, आमूल परिवर्तन की जरूरत है, वो चीज हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी को समझा दीजिएगा। ठीक है मनोज यादव साहब, दिनेश जी से वक्त हमारे पास इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी। खिलाल लखवी साहब, मनोज यादव, अशोक सिंह और अतुल चंद्रा साहब इस चर्चा में शामिल होकर चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और स्पेशल एडिशन में फिलहाल सब इतना रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें फिर पर लगातार जारी रहेंगी।